तलवार को हवा में उड़ाने के चक्कर में कन्हैया को चक्कर आने लगे और उसके पैर लड़खड़ा गए, लेकिन कन्हैया ने खुद को संभाल लिया। वैसे देखा जाए तो अगर इस वक्त कन्हैया की जगह कोई और होता तो निराश हो जाता, पर कन्हैया तो कन्हैया था। वो निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने फिर से कोशिश करने का मन बना लिया और बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो तलवार को ऊपर उठाने में कामयाब हो गया। जल्द ही वो तलवार को 10 इंच ऊपर उठाने लगा, फिर 20, फिर 30। इसी तरह शाम ढलने तक वो लकड़ी की तलवार को एक सीधी रेखा में उड़ाने में कामयाब हो गया। हालांकि ये बहुत तेज नहीं था और वो इसे पूरी तरह से मोड़ नहीं सका, लेकिन फिर भी तलवार उतनी आसानी से नीचे नहीं गिरी जितना कि पहली बार कोशिश करने पर गिरी थी। ये देखकर कन्हैया ने खुशी से चहकते हुए कहा, क्या बात है, अब से मैं कन्हैया कश्यप एक अमर हूँ। फिर वो गर्व से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और फिर अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया, जिससे लकड़ी की तलवार उसके कमरे में अस्थिर रूप से आगे पीछे उड़ने लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे कन्हैया की दिव्य ऊर्जा अस्थिर होने लगी, इसलिए उसने लकड़ी की तलवार हटा दी और साधना का अभ्यास जारी रखा। बाद में उसे कढ़ाई से आ रही एक सुगंधित खुशबू का एहसास हुआ, जिससे उसने अपना सिर उठाया और खुशबू को गहराई तक सूंघने लगा। खुशबू अंदर जाते ही कन्हैया को अचानक भूख लगने लगी और उसने खुद से ही कहा, धत तेरे की, मैं तो सुबह से साधना करने में लगा हुआ था, खाना खाना तो भूल ही गया। अब पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। इतना कहकर कन्हैया तुरंत आगे बढ़ा और उसने जादुई चावल को देखने के लिए कढ़ाई का ढक्कन उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जादुई चावल की तेज खुशबू बाहर आने लगी। इसके अलावा चावल की सतह पर एक शानदार चमकदार चांदी का डिजाइन दिखाई देने लगा। डिजाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और जब कन्हैया ने इसे करीब से देखा तो उसे अचानक प्रकाश में खो जाने का एहसास हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वो डिजाइन फीका पड़ने लगा। ये देखकर कन्हैया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कुछ देर सोचने के बाद उसने जादुई चावल के दाने को करीब से देखने के लिए अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने कहा, अजीब जगह है, यह बकरी के सींग जितना बड़ा चावल का दाना क्या काफी नहीं था, जो अब इस पर डिजाइन भी दिखाई देने लगी है। अरे भाई, खाना चाहिए, डिजाइनर कपड़े नहीं। वैसे ये डिजाइन थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। कुछ देर तक डिजाइन को देखने के बाद अचानक कन्हैया की आंखें चमक उठी। उसने चूल्हे के नीचे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और देखा कि आग बहुत पहले ही बुझ चुकी है। लकड़ी के टुकड़े अब राख से ज्यादा कुछ नहीं थे और कड़ाही पर मौजूद डिजाइन मिट चुका था। लेकिन कन्हैया फिर भी बता सकता था कि चावल के दाने पर चांदी का डिजाइन वही डिजाइन था जो कढ़ाई के पीछे था। इसके बाद वैसे तो कन्हैया को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने फिलहाल चावल ना खाने का निर्णय लिया। उसने चावल के दाने को अपने बैग में रख लिया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बड़े मोटू गब्बर और मोटू भाई लोगों से मिलने के लिए अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आते ही कन्हैया ने बिल्कुल किसी गरीब भिखारी जैसा चेहरा बना लिया और उसे देखकर ऐसा लगने लगा मानो जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। जब बड़े मोटू गब्बर की नजर कन्हैया पर पड़ी तो उसने चौंकते हुए कहा, अरे छोटू उस्ताद, तुम्हें क्या हुआ? लगता है तुमने काफी दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। आओ मेरे साथ, आओ। इतना कहकर बड़ा मोटू कन्हैया को खाना खिलाने ले गया। बड़े मोटू गब्बर के साथ जाते जाते कन्हैया ने एक बार फिर से खुद को शाबाशी दी और मन ही मन कहा, या तो मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ या फिर ये सब के सब बेवकूफ। खैर, जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो खाना खाने से मतलब है। अपना काम हो बनता तो भाड़ में जाए जनता। इस तरह पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया और कन्हैया की साधना की प्रगति एक बार फिर से धीमी हो गई। अलबत्ता थोड़ी पूछताछ के बाद कन्हैया को यह जरूर पता चला कि जादुई चावल पकाते वक्त उस पर चांदी के डिजाइन कभी नहीं दिखाई देते। इसलिए कन्हैया की जिज्ञासा निश्चित रूप से बढ़ गई। जितना उसने इसके बारे में जाना, उतना ही उसे लगने लगा कि चावल के इस जादुई दाने में कुछ तो खास है। बहरहाल कुछ दिनों बाद तीसरे मोटू कालिया को सामान खरीदने के लिए रसोई विभाग से बाहर जाना पड़ा, जिससे कन्हैया को भंडार गृह में घुसने का सही मौका मिला। ये एक ऐसी जगह थी जहां रसोई से जुड़े खाने पीने के सामानों से लेकर साधना के बारे में सामान्य जानकारी तक सब कुछ था। भंडार गृह से जानकारियां हासिल करने के बाद अपनी झोपड़ी में वापस जाते समय
कन्हैया ने अपने दिल में भरे उत्साह को छुपाने की पूरी कोशिश की। अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करने के बाद उसने तुरंत जादुई चावल का दाना निकाला और उस पर बनी चांदी की डिजाइन को देखा। फिर धीरे धीरे कन्हैया के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए और उसने खुद से ही कहा, जब अमर लोग साधना का अभ्यास करते हैं तो उन्हें 3 शक्तियां प्राप्त होती है। इन 3 शक्तियों के बिना अमर साधना नहीं की जा सकती। पहली शक्ति है जड़ी बूटियों की जानकारी और उन्हें एक दूसरे में मिलाने की कला। दूसरी शक्ति है किसी भी चीज का आकार प्रकार बदलना या कोई नया हथियार बनाना। और तीसरी शक्ति है आत्मा की शक्ति। असल में आत्मा की शक्ति एक विशेष तकनीक थी जिसमें दिव्य ऊर्जा कुछ चीजों में डाला जाता है। ये एक विशेष प्रकार का जादू होता है जो प्रकृति के नियमों तक को चुनौती दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस जादुई तकनीक पर रोक लगाई हुई थी, जिसका मतलब था कि अगर आपने इस जादू का सही से इस्तेमाल किया तो जिस चीज में आपने दिव्य ऊर्जा को डाला है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन अगर आपने गलती कर दी तो फिर वो चीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। आत्मा की शक्ति के बारे में सोचते हुए कन्हैया ने कहा, यार ये आत्मा की शक्ति वाला जादू है तो बड़े कमाल की चीज। अगर मैं इसे अच्छे से सीख लूं तो मजा आ जाएगा। इस जादुई तकनीक के बारे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे बार बार किया जा सकता है और हर बार सफलता से आत्मा की शक्ति के प्रभाव को 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सोच ले बेटा कन्हैया, तेरी सिर्फ एक छोटी सी गलती तुझे बहुत भारी भी पड़ सकती है। बड़े बड़े संत महात्मा भी इस तकनीक का इस्तेमाल करने से डरते हैं। इतना कहने के बाद कन्हैया फिर से अपनी जादुई चावल के दाने की जांच करने लगा और उस डिजाइन को देखकर उसने कहा, इतना तो तय है कि मेरी जादुई चावल के दाने पर जो डिजाइन है वो वही डिजाइन है जो मुझे प्राचीन ग्रंथों में दिखाई दी थी। लेकिन इस जादुई चावल के दाने पर वो डिजाइन आई कहां से? तभी अचानक से कन्हैया ने अपनी कछुए के आकार की कढ़ाई की ओर देखा। उसके पीछे 10 हल्की सजावटी रेखाएं थी और जब कन्हैया ने उन्हें गौर से देखा तो उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो जैसे उसका दिल अभी उसकी छाती से बाहर निकलने वाला है। कन्हैया समझ गया कि जादुई चावल पर जो डिजाइन दिखाई दे रही है उस डिजाइन का स्रोत कोई और नहीं बल्कि उसकी कढ़ाई ही है। हालांकि अपने हाथ में ऐसी भयानक जादुई कढ़ाई को देखकर एक बार के लिए तो कन्हैया का कलेजा उसके मुंह में आ गया, लेकिन फिर एक पल की झिझक के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और इसके बारे में गहराई से सोचने लगा। असल में कन्हैया को एक बहुत बुरी आदत थी। जब वो किसी बात को पकड़ लेता था तो फिर उसे तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उसकी तह तक नहीं पहुंच जाता। ऐसा ही कुछ इस वक्त कन्हैया के साथ हो रहा था और अगर वो इस रहस्य की तह तक नहीं जाता तो उसे नींद नहीं आती। लेकिन कन्हैया इसके बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि एक तो ये ऐसा जादू था जिस पर रोक लगाई गई थी और दूसरा वो जानता था कि उसकी कढ़ाई कुछ असाधारण है और अगर किसी और को कढ़ाई के बारे में पता चला तो शायद कन्हैया से उसकी कढ़ाई छीनी जा सकती थी। बहरहाल कन्हैया ने आधी रात तक इंतजार किया, फिर चुपचाप कढ़ाई की ओर चला गया। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत देर तक इस बारे में सोचा कि अगर वो असफल हुआ तो क्या होगा। लेकिन फिर उसने तय कर लिया कि एक बार तो वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके जरूर देखेगा। इसलिए कन्हैया ने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे कढ़ाई के अंदर उसी तरह डाल दिया जैसे जादुई चावल के दाने को डाला था। लेकिन जब एक लंबे इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो कन्हैया ने अपनी कढ़ाई पर बने पैटर्न को देखा और फिर चूल्हे की ओर देखा। चूल्हे में राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए कन्हैया ने खुद से ही कहा, इस लकड़ी को भी अभी खत्म होना था। एक तो इस रसोई विभाग का मुझे कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं ये लोग हमें खुद के इस्तेमाल के लिए लकड़ियां क्यों नहीं देते। माना कि रसोइयों का खाना पीना रसोई विभाग में ही होता है, लेकिन खाने पीने के अलावा और भी काम होते हैं। वैसे और कोई काम तो क्या ही होता है, यहाँ किसी को खाने पीने के अलावा कुछ नहीं सूझता। खैर अब जो है
सो है। फिलहाल तो मुझे बड़े मोटू गब्बर के पास जाना पड़ेगा और उसे फिर से कोई कहानी सुनानी पड़ेगी, तब जाकर लकड़ियां मिलेगी। इतना कहते कहते कन्हैया बड़े मोटू गब्बर के पास पहुंच गया और उसे मनगढ़ंत कहानी सुनाकर किसी तरह ढेर सारी जलाऊ लकड़ी लेकर आ गया। आग जलाने के बाद कन्हैया ने एक बार फिर से कढ़ाई पर बने डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही लकड़ी जली, डिजाइन जल उठा। ये देखकर कन्हैया का दिल उत्साह से धड़कने लगा और फिर अचानक लकड़ी की तलवार चकाचौंध चांदी की रोशनी से चमकने लगी। उस रोशनी से डरकर पहले तो कन्हैया कुछ कदम पीछे चला गया। फिर जब रोशनी धीरे धीरे कम हो गई तो कन्हैया ने एक गहरी सांस ली और ध्यान से कढ़ाई की ओर बढ़ गया। लकड़ी की तलवार पर जादुई चावल के दाने की तरह एक चमकदार चांदी का डिजाइन था, जो धीरे धीरे गहरे चांदी के रंग में बदल गया। अब वो लकड़ी की तलवार पहले से अलग दिखाई दे रही थी। हालांकि वो तलवार अभी भी लकड़ी की ही बनी हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा भ्रम हो रहा था कि वो धातु से बनी है। बहरहाल, जैसे ही कन्हैया ने सावधानी से तलवार को कढ़ाई से बाहर निकाला, कन्हैया की आंखें चमक उठी। वो तलवार भारी लग रही थी और उसे एक खास ठंडक भी महसूस हो रही थी। उसे देखकर कन्हैया ने उछलते हुए कहा, जियो मेरे लाल, तूने तो कमाल कर दिया कन्हैया। इस जादू ने अपना काम कर दिया। लकड़ी की तलवार पर मेरा पहला प्रयोग सफल रहा। इतना कहकर कन्हैया ने खुशी से तलवार को सहलाया, फिर कढ़ाई पर नजर डाली और यह सोचने लगा कि उसे कढ़ाई के साथ क्या करना चाहिए। अंत में उसने कढ़ाई को वहीं रखने का फैसला किया जहां वो हमेशा रखा करता था, क्योंकि कन्हैया जानता था कि जितना ज्यादा वो इसे एक सामान्य कढ़ाई की तरह मानेगा, उतना ही कम कोई इस पर ध्यान देगा। जहां तक जादुई चावल के दाने की बात थी, तो कन्हैया ने इसे समय के साथ थोड़ा थोड़ा करके खाने का फैसला किया। इसके अलावा अब कन्हैया को इस बात का भी ध्यान रखना था कि उसकी लकड़ी की तलवार किसी को ना दिखे, इसलिए वो मन ही मन कुछ तिगड़म भिड़ाने लगा। कुछ देर सोचने के बाद जब उसने तय कर लिया कि उसे तलवार के साथ क्या करना है, तो उसने तुरंत अपने कमरे को साफ सुथरा किया। फिर लापरवाही से बाहर चला गया और ऐसे जताने लगा मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगले कुछ दिनों में उसने रसोई विभाग से कुछ तरल पदार्थ चुराने शुरू कर दिए, जिनका इस्तेमाल उसने तलवार को रंगने के लिए किया, जिससे वो चमकीली और रंगीन हो गई। हालांकि ये सब करने से कुछ हद तक कन्हैया की तलवार भद्दी लग रही थी, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कन्हैया ने डिजाइन को इतनी अच्छी तरह से ढक दिया था कि वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, कन्हैया रसोई विभाग के जीवन के साथ पानी में मछली की तरह सहज हो गया। वो जल्दी ही बाकी मोटू भाइयों के साथ घुल मिल गया और वहां होने वाले काम से भी परिचित हो गया। इस दौरान कन्हैया ने गौर किया कि अलग अलग जादुई खाने की चीजों को पकाने के लिए अलग अलग तरह की आग की जरूरत होती है। वास्तव में रसोई विभाग के अंदर अलग अलग प्रकार की आग को उसके रंग के आधार पर बांटा गया था, जैसे कि एक रंग की आग की लपटें, दो रंग की आग की लपटें वगैरह वगैरह। कन्हैया ने यह भी याद किया कि उसने अपनी कछुए की खोल वाली कढ़ाई को गर्म करने के लिए पहले जिस लकड़ी का उपयोग किया था, वो एक रंग की जलाऊ लकड़ी थी। वैसे तो कन्हैया अब अपनी चतुराई और नौटंकी की वजह से रसोई विभाग के हर मोटू भाई का चहेता बन गया था, लेकिन बड़े मोटू गब्बर को कन्हैया से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। इसलिए वो कन्हैया का काफी ख्याल रखने लगा था, जिसकी वजह से वो कन्हैया को ऐसी ऐसी चीजें खिलाने लगा कि कुछ ही महीने बीतने के बाद कन्हैया का वजन बढ़ना शुरू हो गया। वो अब पहले की तरह दुबला पतला बच्चा नहीं रहा, बल्कि अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था। साथ ही उसकी त्वचा भी पहले से अधिक गोरी और साफ हो गई थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो अब वो नौवा मोटू कन्हैया कहलाने का हकदार बन चुका था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कन्हैया की साधना पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा और वो जहां का तहां बना रहा। आखिर आत्मा की शक्ति का सफल प्रयोग करने के बाद भी कन्हैया की शक्तियां बढ़ क्यों नहीं रही थी? क्या किसी ने कन्हैया की शक्तियों को बांध दिया था? आखिर कन्हैया कब तक अपनी जादुई तलवार और कड़ाही को छिपा पाएगा? क्या कन्हैया पूरी कर पाएगा अपनी अमर साधना? जानने के लिए सुनिए आयुष्मान भव का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।